सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 6 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों से सजी हुई इस क्लास के अंदर आज देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आप लोगों के लिए बने हैं महत्वपूर्ण। सेशन शुरू करने से पहले जानते हैं आज का दिवस क्यों अपने लिए महत्वपूर्ण है। आज 6 नवंबर है और 6 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह के दौरान पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। शुरुआत कब से की गई? यूएन द्वारा 2001 के अंदर 6 नवंबर को युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह के दौरान पर्यावरण को सहेजने के लिए, उसका नुकसान कम से कम हो, इसके लिए यूएन ने 2001 के अंदर इसकी शुरुआत करी थी। चलिए जानते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर पहला प्रश्न कौन सा होने वाला है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को कितने साल और बढ़ाने की घोषणा करी गई है? इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है 5 साल। 5 साल इसको बढ़ाने की क्या कर दी गई है? घोषणा कर दी गई है। वर्तमान में ये दिसंबर 2023 को ये खत्म होने वाला था और अभी इसको 5 साल की इसकी अवधि बढ़ाने के साथ ही ये 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको दी जाती हैं उन गरीब कल्याण के लोगों के लिए, तो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर भारत के 80 करोड़ लोगों को इसमें कवर किया गया है। और सिस्टम कौन सा है इसका? NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो आया था, उसके अंदर गरीब लोगों को अन्न जैसी मूलभूत सुविधा से लैस करने के उद्देश्य से उसको इस प्रकार का कार्यक्रम की शुरुआत 2013 में इसकी करी गई थी। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। शुरुआत 30 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई। योजना का दायरा 80 करोड़ लोगों को आपको क्या करना है? टारगेट करना है। क्या क्या दिया जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर आपको गेहूं और चावल अनाज फ्री में आपको मिलता है। ये योजना 2023 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब 5 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया गया। अब ये जो योजना है वो 2028 तक, दिसंबर तक ये चलने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। विद्यार्थियों एवं श्रमिकों की आसान आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ में MOU किया है? यद्यपि भारत खाड़ी देशों के साथ में तो करता ही है, लेकिन इस बार खाड़ी देश तो नहीं है, लेकिन इस बार एक यूरोपीय राष्ट्र है जिसके साथ में भारत ने अभी एक MOU किया है, जिसमें भारत से जाने वाले श्रमिक और वहां जाने वाले एकेडमिक वाले छात्र जो वहां पे उच्च शिक्षा को हायर करने के लिए जाते हैं, उन दोनों के लिए इस प्रकार की एक सुविधा जो है भारत सरकार ने इटली के साथ में ये करी है। हमारे भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने वहां के समकक्ष विदेश मंत्री से इस मुद्दे पे बात करी है और उसके साथ में MOU किया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अन्य कुछ चीजें। भारत और इटली के बीच में अहम समझौता हुआ है। उद्देश्य श्रमिकों और छात्रों और पेशेवरों को निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए भारत और इटली के मध्य गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी को मसौदे पर हस्ताक्षर इन दो लोगों ने किए हैं। विदेश मंत्री का नाम आप सब जानते हैं, S जयशंकर द्वारा। इटली यूरोपीय संघ के अंदर भारत के शीर्ष उन 5 ऐसे साझेदारों में है जिसके साथ में भारत सबसे ज्यादा व्यापार करता है। इसके अंदर इटली का भी नाम आता है। प्रधानमंत्री के बारे में हम सब लोग जानते हैं, मेलोना जॉर्जिया। अभी वर्तमान में भी जैसे G20 का यहाँ पे सम्मेलन हुआ था, तो वहां पे उन्होंने इस सम्मेलन में भी शिरकत करी थी। आज के 15 रोज पहले हमारे रक्षा मंत्री, जिन्होंने रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह है, और इन्होंने वर्तमान में इटली और फ्रांस दोनों का दौरा किया था और वहां पे रक्षा उत्पाद और रक्षा प्रौद्योगिकी दोनों ही विषयों पे वहां के समकक्षों से बात भी करी और उनके साथ में समझौते पे हस्ताक्षर भी उन्होंने करे। इटली की राजधानी रोम है, सब लोगों को पता है, और वहां के प्रधानमंत्री, उनका नाम कौन सा है? जॉर्जिया
मेलोनी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को छोड़ने की घोषणा करी है? BRI को हम काफी लंबे समय से जान रहे हैं और ये चाइना की एक बहु महत्वाकांक्षी एक योजना है जिसके जरिए चाइना विश्व के गरीब अल्पविकसित राष्ट्रों पर कर्ज के जरिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और वहां से ढेर सारी प्रचुर मात्रा में जो उनके पास में प्राकृतिक संसाधन है उनको समेटने का कार्य करता है। इसी के क्रम के अंदर एक देश अभी चल रहा है, कौन सा? दक्षिणी चीन सागर के अंदर ये देश है और इसका चाइना के साथ में ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। तो फिलीपींस ने BRI छोड़ने का निर्णय और उन्होंने ऐलान कर दिया है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि वहां पे रेल परियोजनाओं के बारे में भी जो है वो चाइना ने बहुत सारा फंड वहां पे निवेश किया था और उसके बाद में इस प्रकार की शर्तें लाद रहा था जिसकी वजह से निवेश को, या कह सकते हैं जो कर्जा चाइना ने फिलीपींस को दिया था उसको चुकाने के अंदर फिलीपींस क्या हो रहा था? असमर्थ हो रहा था और इसीलिए उसको हाल ही के दौरान उसने क्या कर दिया? इस BRI प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए क्या कर दिया? हाँ कर दिया। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। फिलीपींस ने किया वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है और शुरुआत इसकी 2013 में ही हो गई थी। भारत ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम आपके BRI का जो प्रोजेक्ट आप लेकर के उसका हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि हम अपनी संप्रभुता को किसी और के पास गिरवी नहीं रखेंगे। तो इसके चक्कर के अंदर भारत ने तो मना कर दिया था। सदस्य देशों की अगर बात करें और इसमें BRI जो है वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र के क्षेत्र से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक सेट है। विश्व की 70% जनसंख्या, जिसमें सबसे ज्यादा कौन से? अफ्रीका महाद्वीप आता है, इसके अंदर कवर होता है, एशिया का भी होता है और हमारे जो छोटे छोटे देश हैं जिसके अंदर हमारा नेपाल भी हो सकता है, बांग्लादेश भी है, मालदीव भी है, पाकिस्तान है, इसके अलावा अन्य छोटे देश हैं जब वो भी BRI का क्या है? हिस्सा बने हुए हैं। तो 70% की तो जनसंख्या को कवर करने वाला है और 75% ज्ञात ऊर्जा, वो ऐसे माइंस एंड मिनरल्स जिन जिन देशों के अंदर है उनको कवर करने का उद्देश्य चीन के पास में था। वहां से कच्चा माल लेकर के आता और उसके बाद में उसको परिष्कृत करके और वापस विश्व में बेचने का काम कौन कर रहा था? चीन कर रहा था। यही उसकी एक योजना थी। चलिए पश्चिम एशिया में चीन, भारत, ये वाला प्रायद्वीप, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार से गुजरेगी। इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ से गुजर रहा था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाला CPIC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें भी भारत ने क्या किया? यहाँ पे एक कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस प्रकार की चीजें चाइना के द्वारा की जा रही थी, लेकिन फिलीपींस ने इसका क्या कर दिया? विरोध किया और इस BRI प्रोजेक्ट से वो हिस्से से बाहर निकल गया। हम सब लोगों को विदित है कि दक्षिणी चीन के अंदर, दक्षिणी चीन सागर के अंदर चाइना 9- एक लाइन है, उसकी प्रक्रिया को या एक वो अपना मसौदा तैयार करके बताता है कि 9 डेज के अंदर आने वाले जितने भी प्रकार के समुद्र के अंदर जल संसाधन है दक्षिणी चीन सागर के अंदर, उस पे एकाधिकार किसका है? चाइना का है। उसका प्रतिरोध करने के लिए इंडोनेशिया, नंबर 2 पे ताइवान, जिसके साथ में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ताइवान के साथ में भी काफी गहमा गहमी रहती है चाइना की, जापान, सुमात्रा, सेशेल्स, बोर्नियो, छोटे जैसे देश है, वियतनाम और साथ में वियतनाम। इस प्रकार के जो देश है जिनके साथ में दक्षिणी चीन सागर के मध्य, या कह सकते हैं कि चीन की वजह से, इसकी वजह से चीन के साथ में गहमागहमी या विरोधाभास की स्थिति बनी रहती है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में किस राज्य द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो साइट लॉन्च करने की घोषणा इन्होंने करी है? तो मैं आपको बता दूं, दक्षिणी भारत का एक छोटा राज्य है, नाम है केरल। पर कैपिटा इनकम PCI के अंदर सबसे बेहतर भारत के राज्यों की बात करी जाए तो लिंगानुपात में सबसे बेहतर, साक्षरता में बेहतर राज्य का नाम केरला।
उसने, हालांकि पर्यटन डेस्टिनेशन रहा है केरला दक्षिण भारत के अंदर जाने वाले पर्यटकों को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए, और वहां पे सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर के बारे में हम सब लोग जानते हैं, वो केरल में स्थित है। तो सबरीमाला जो मंदिर है, केरल के आसपास जब पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, बहुत सारी साइट्स को देखने के लिए आते हैं, तो वहां पे मंदिर के अलावा और कौन कौन सी ऐसे प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं जहां पे और ज्यादा पर्यटक जा सकते हैं और केरल के रेवेन्यू को बढ़ाने में और ज्यादा योगदान दे सकते हैं। इसके लिए आपको टैक्सी, टेम्पो, होटल्स और आवागमन के साधन, वहां के गाइड्स की सुविधा को और ज्यादा एक जगह इंटीग्रेटेड करने के लिए इन्होंने जो है वो क्या किया, साइट लॉन्च करिए, और इसका नाम कौन सा है, माइक्रो साइट, जिसकी वजह से सारी प्रकार की जो आधारभूत सुविधाएं हैं पर्यटकों को आसानी से मिल जाएंगी। तो भारत का एक पहला एक ऐसा राज्य है जो माइक्रो साइट लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। उद्देश्य व्यापक जानकारी और सुविधाओं के साथ में तीर्थ यात्रा को अनुभव को बढ़ाना। राजधानी त्रिवेंद्रम है, 14 जिलों के साथ में है। मुख्यमंत्री पी विजयन और वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को जब आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जो भाषाई आधार पे बनने वाले राज्य पहला वाला था, कौन सा, आंध्र प्रदेश था, उसके साथ में केरल की स्थापना भी की गई थी। प्रमुख उत्सवों की बात करें तो ओणम वहां का सबसे प्रमुख उत्सव है। विशेष प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, एचडीआई इंडेक्स, पूर्ण साक्षरता वाला राज्य और सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य वाला भी कौन सा है, केरल ही है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में कौन सा महाद्वीप सियारा तूफान से प्रभावित हुआ। हालांकि विश्व के अंदर समय समय पे तूफान आते रहते हैं और जान और माल की दोनों की हानि वो करते हैं। हालांकि इस प्रकार के भी अलार्मिंग स्टेशंस बन गए हैं सुनामी जैसी चीजें आने के बाद में। विश्व ने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जिसके बाद में जापान, अमेरिका, यूरोप के ऐसे कई ऐसे देश हैं जहां पे इस प्रकार के तूफान आते रहते हैं। और बिपरजॉय को हम सब लोगों ने देखा कि भारत के अंदर भी बिपरजॉय आया और उसकी वजह से गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में उसने भयानक तबाही मचाई थी। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि सियारा तूफान का संबंध किस महाद्वीप से है। इसका जो संबंध का महाद्वीप है वो कौन सा है, यूरोप। यूरोप के अंदर भी सबसे ज्यादा कहां आया, तो इसके अंदर ब्रिटेन, आयरलैंड और जर्मनी, यहां पर ये तूफान आया और लास्ट में जर्मनी पहुंचा। जर्मनी से पहुंचने से पहले ब्रिटेन और आयरलैंड के तटों से टकराया और वहां पे काफी जान माल का नुकसान उसने किया। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। यूरोपीय महाद्वीप है, यूरोपीय देश सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ब्रिटेन और आयरलैंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और तूफान के टकराने के बाद में जर्मनी तक को भी जान माल की हानि से उसको क्या करना पड़ा, झेलना पड़ा, इमारतों को भी काफी नुकसान हुआ। अब पूछा जा रहा है कि नाम कहां से मिला, तो आयरिश मौसम सेवा के द्वारा इसका नाम किसको क्या दिया गया, सियारा दिया गया। अलग अलग देशों में अलग अलग इसके नाम है, जबकि जर्मनी में इसे स्थानीय भाषा में इसको सबाइन कहा जाता है। और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर तूफान आते हैं तो कहां पे आते हैं, हमने सुना है कि फ्लोरिडा, अमेरिका का एक राज्य है, कौन सा, फ्लोरिडा। हम सुनते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से कि सबसे ज्यादा अगर तूफान कहीं पे आते हैं और सबसे ज्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त अगर कहीं पे रहता है तो अमेरिका का एक राज्य फ्लोरिडा, वहां पे सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। किस संगठन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं कृषि पर आपदा का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है FAO। तो इस पे फूड इंपैक्ट वाला है और मैं आपको बताता चलूं इसके अंदर जो FAO के द्वारा, संगठन के द्वारा इसका आंसर जाने वाला है, शीर्षक ये है कि कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव। पिछले 50 वर्षों के दौरान अत्यधिक इस प्रकार के कौन कौन से प्रभाव पड़े जिसकी वजह से कृषि बहुत ज्यादा प्रतिकूल अवस्था के अंदर आई है। प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो फसलें हैं, पशुधन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है तथा जलीय कृषि। सकल घरेलू उत्पाद किसका, कृषि का, उसका 15% का जो नुकसान इस आपदाओं के माध्यम से झेलना पड़ता है। भारत में कृषि का जीडीपी में योगदान बहुत कम है। आजादी के समय जब भारत के अंदर जो कृषि हो रही थी उसके अंदर 50% से ज्यादा जीडीपी के अंदर योगदान कृषि का हुआ करता था और सबसे ज्यादा जो कृषि के कार्यों के अंदर जनता या जनसंख्या संलग्न रहती थी। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें सारी चेंज होती गई। वर्तमान में जीडीपी के अंदर कृषि का योगदान मात्र 18% है, लेकिन जनसंख्या की संलग्नता की बात करें तो वहां पे 58% के आसपास जनसंख्या अभी भी कृषि के कार्यों के अंदर ही यहाँ पे लगी हुई है। वर्तमान के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर के अंदर
सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, या कह सकते हैं कि रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहां पे किस सेक्टर से मिलता है, उस सेक्टर का नाम है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर आपको 50 प्लस जीडीपी का 50 प्लस आपको सर्विस सेक्टर से ही मिलता है। इसके अलावा नंबर दूसरे पे इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर 28 से लेकर के 30% की जो जीडीपी है उसका हमें कहां से मिलता है, उद्योग से मिलता है। और थर्ड वन पे आता है कौन सा, कृषि वाला आता है। चलिए हमने ये सारी चीजें जानी, और वर्तमान में कृषि जो मंत्री उनका नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। किस राज्य सरकार ने कुणबी जाति के रिकॉर्ड ट्रेसिंग के लिए मिशन मोड में अभियान शुरू किया है? अभी वर्तमान में आपने सुना होगा पैसा एक्ट। पैसा एक्ट है, वो भी आदिवासियों के कल्याण के लिए ही इस प्रकार का कार्य करता है, और एक संवैधानिक निकाय के माध्यम से और आदिवासियों को टारगेट करने के लिए, जिसपे प्राकृतिक संसाधनों पर देखा जाए तो आदिवासियों का हक ज्यादा होता था, ये आदिवासियों की संस्कृति प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ही टिकी रहती थी, उसके लिए पैसा एक्ट को बनाया गया। वर्तमान के अंदर महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी जाति कुणबी अलग अलग चित्राई हुई जगह पे रहती है, उनको टारगेट करने के लिए और मिशन मोड के लिए उनको भी मुख्य धारा के अंदर शामिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रकार का निर्णय उठाया है। अगर बात करते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या कहां पे रहती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है मध्य प्रदेश में। अगर प्रतिशत के बारे में आपसे पूछा जाता है तो प्रतिशत के अंदर देखा जाए तो मिजोरम के अंदर है। और बात करें कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर आदिवासियों के लिए पृथक आरक्षण की घोषणा भी की गई है। अगर बात करते हैं कि लोकसभा के अंदर आदिवासियों को कितने प्रकार की सीटें उनको दी गई, आरक्षित सीटें दी गई हैं, तो उन सीटों की संख्या कितनी है, 47 है। जबकि एससी शेड्यूल कास्ट है, उसके लिए 84 सीटें अभी तक क्या करी गई, आरक्षित रखी गई हैं। पैसा एक्ट 1996 के अंदर आया था, संविधान के भाग 9 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, और इसका उद्देश्य क्या, आदिवासी समुदाय को प्राकृतिक संसाधनों पर उनका जो हक है, जो प्रतीकात्मक तौर पे जो हक है, उसको और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए, पारंपरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पैसा एक्ट इस प्रकार का कार्य करता रहता है। तो ये सारी चीजें आपने जानी कि मराठों के कुणबी पूर्वजों के रिकॉर्ड ट्रेस करने के कैंपेन में फिलहाल इस मराठवाड़ा के अंदर इसको चलाया जा रहा है, उसके बाद ये संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं प्रश्न संख्या 8। किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित पुलिस बल ने जमानत पर रिहा आतंक के आरोपियों पर निगरानी के लिए जीपीएस सिस्टम को लगाया गया है? तो ये ऐसा कौन सा पुलिस बल है जिसने इस प्रकार की चीजें करी हैं? वैसे हम देखते हैं कि किसी प्रकार के अपराधी को जब जमानत मिल जाती है, वो बेल से जब बाहर आ जाता है, उसके बाद में अन्य किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल ना हो जाए और उसकी ट्रैकिंग किस प्रकार से उसको करा जाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि वन जंगलों के अंदर जहां पे बाघों को या शेरों के भी उनके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, टी कॉलर लगा दिया जाता है, और उसकी वजह से हम उनको क्या कर, वन्य जीवों को भी क्या करते हैं, हम ट्रैक करते हैं। हाल ही के अंदर जैसे कुनो जो एक अभयारण्य है, जहां पे नामीबिया से हम लोग जो चीते लेकर के आए थे, कहां से, एमपी में जो है, तो उनके लिए भी अपने क्या क्या था, ट्रैकिंग सिस्टम लगाया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पुलिस बल किस राज्य का है जो अपराधियों पे जीपीएस से उनको ट्रैक करेगा जब वो कह सकते हैं अपराधी जब जेल से बाहर आएंगे। इसका आंसर जो जाने वाला है वो जाने वाला जम्मू कश्मीर। कैसे होगा, तो इसके अंदर क्या होगा कि पैरों के ऊपर चारों तरफ इस प्रकार की एक चीज प्लेट लगा दी जाएगी, और वो व्यक्ति जब बाहर निकलेगा तो उस प्लेट्स को वहां से निकाल नहीं सकता। जहां जहां वो विचरण करेगा, जिस जिस जगह पे जाएगा, उसको पुलिस कंट्रोल रूम में उसकी सूचना ही उसको स्वतः ही मिल जाएगी, जिसकी वजह से किसी प्रकार की अगर वो और अन्य गतिविधि जो कह सकते हैं अबनॉर्मल एक्टिविटीज में जब वो इन्वॉल्व होगा, तो पुलिस को अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसकी जीपीएस की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू उसकी लोकेशंस पता लग जाएगी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। ये देश का पहला राज्य बन गया, जीपीएस ट्रैक एंकलेट डिवाइस है, और जो अपराधी के पैर पे चिपका दिया जाता है, और लगाने के बाद वो जहां पे भी जाए वो ऑपरेटर को जानकारी मिलती रहेगी। भारत में तो पहली बार हुआ है, लेकिन इससे पहले हमारे जो विकसित देश है ऑलरेडी इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना चुके हैं। देखते हैं कौन कौन से देश है। तो इसमें अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, दक्षिणी अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। जैसे अन्य देशों के अंदर जमानत पे या पैरोल पे जाने के बाद में कैदियों की इस प्रकार के डिवाइस का इस्तेमाल ऑलरेडी पहले से किया जा रहा है। तो भारत के लिए ये बड़ी बात है कि हमने भी इस प्रकार का सिस्टम इजाद कर लिया है, और भारत का ऐसा पहला जो राज्य है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा बना है, J&K बने वहां की पुलिस को। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9।
क्रिकेट से संबंधित डीएलएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो नाम, इसका जो आंसर जाने वाला वो जाने वाला डकवर्थ लुईस सिस्टम। क्या होता है? डकवर्थ लुईस सिस्टम इस प्रकार का एक सेट है जिसके अंदर पहली टीम अगर कोई बल्लेबाजी करती है, उसने किसी प्रकार का टारगेट दूसरी टीम को दिया है जिसने बैटिंग अभी करनी है, लेकिन किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं या मौसम के खराबी होने की वजह से वो मैच पूरा नहीं कर पाते और उसकी वजह से आपको छोटा टारगेट दिया जाता है। छोटे टारगेट में ये बताया जाता है आपको इतने ओवर्स के अंदर इतना टारगेट अचीव करना है। इसी के संबंध के अंदर इस प्रकार का सिस्टम बनाया जा रहा है या ऑलरेडी जा चुका है। इसके अंदर 1997 में इसकी शुरुआत हो गई थी और इसके अंदर कोई भी पूरा जो है वो मैच बारिश की वजह से किसी प्रकार का धुले नहीं। अगर यद्यपि पूरी दिन ही बारिश आती रहती है, मैच शुरू होने पे बारिश आ जाती है, तब तो मैच क्या कर लिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। लेकिन एक टीम सामान्यतः अगर बल्लेबाजी कर लेती है और दूसरी टीम अगर बल्लेबाजी आदि तक कर पाती है, उस समय इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। डकवर्थ लुईस सिस्टम विधि डीएलएस एक गणितीय सूत्रीकरण है जो मौसम या अन्य परिस्थितियों में बाधित एक सीमित ओवर के क्रिकेट मैच में टीम की बल्लेबाजी के लक्ष्य स्कोर की गणना करने के लिए इस प्रकार को डिजाइन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने इसकी शुरुआत 1999 में ही कर दी थी। आईसीसी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है कहां पर है? दुबई के अंदर है और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है उनका नाम ग्रेग बार्कले। और भारत के संदर्भ में अगर बात करें कि बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है तो उनका नाम है रोजर बिन्नी है। वर्तमान के अंदर अभी अक्टूबर में शुरू हुई वर्ल्ड कप की शुरुआत, जो अभी वर्तमान में 13वां वर्ल्ड कप खेला जा रहा है भारत के अंदर, और इसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। रोजर बिन्नी यहाँ के अध्यक्ष हैं। वर्तमान भारत में 13वां विश्व कप खेला जा रहा है और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर स्थित है? ये है गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद के अंदर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम या कह सकते हैं सबसे ज्यादा सीटों वाला, सबसे ज्यादा दर्शक जहां पे मैच देखने के लिए जा सकते हैं, उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए हाल ही में किस पदार्थ की खोज की गई है? देखिए जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार के अभी समय में जो चल रहा है, जिसके अंदर पहले ओजोन के छिद्र हो रहा था, उसके बाद में तापमान की बढ़ोतरी और हर जगह पानी की समस्या जैसी समस्याओं से विश्व जूझ रहा है, उसी के संदर्भ के अंदर एक नए पदार्थ की खोज की गई है। उसका नाम क्या बताया जा रहा है? सफेद ऑक्सीजन। सफेद ऑक्सीजन की वजह से जलवायु परिवर्तन को किसी हद तक, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। सफेद ऑक्सीजन क्या कार्य करेगी? ये संबंधित फैक्ट्स को, जिस भी प्रकार की कमियां हैं जलवायु को और ज्यादा उन्नत करने में, तापमान में बढ़ोतरी को कम करने में और जलवायु को स्टेबल करने में ये योगदान देगी। तो इस प्रकार का एक नया पदार्थ की खोज अभी वर्तमान में कर ली गई है और ये जलवायु परिवर्तन के सहयोग में काफी योगदान देने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत ATL मैराथन 2023-24 का आयोजन किस संस्था के साथ में मिलकर के किया जाएगा? इसका जो आंसर है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो बच्चों के कुपोषण और उनके स्वास्थ्य संबंधी जितने भी प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं, जिसके अंदर खाद्य सुरक्षा की गारंटी उपलब्ध करवाना और कुपोषण से उनको निजात दिलाने के लिए इस प्रकार के UNICEF की यूनिसेफ जिसकी स्थापना की गई थी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। यूनिसेफ इसका आंसर हो गया स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंदर उनको प्लेसमेंट दिलाने जाने वाला होगा। अमेजन वेब सर्विसेज AWS जो APL है उसके माध्यम से संस्करण इसका किया जाएगा। मेजबान साझेदार है। यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को ही हो गई थी, जब यूएन की स्थापना हो जा रही थी। हम सब जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1946 के अंदर यूएन की स्थापना हो गई थी और इसी समय 11 दिसंबर को यूनिसेफ की स्थापना भी हो गई थी।
मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे न्यूयॉर्क में है। और उद्देश्य पूछा जाए आपसे तो युद्धग्रस्त राष्ट्रों के अंदर बच्चों को खाना और उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाला जो काम करती है वो कौन करती है, यूनिसेफ जैसी संस्था ही करती है। भारत के अंदर इसका बहुत बड़ा काम है। जब भारत गरीबी से जूझ रहा था और वहां पे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं या कह सकते हैं कुपोषण जिस प्रकार की भयंकर बीमारियां जो आदिवासी क्षेत्रों में जो हो रही थी, वहां पे यूनिसेफ ने उम्दा काम किया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। चर्चा में रही लॉयंस दैट ड्रिंक द मूनलाइट आत्मकथा किसकी है? वर्तमान में काफी विवादित भी है और अभी जो लेखक है उन्होंने इस पुस्तक को वापस क्या कर लिया, रिटेन कर लिया, वापस इसको मंगवा लिया है। ऐसा क्या था इसके बारे में वो अलग बात है, लेकिन ये आत्मकथा लिखी किसने है? तो वर्तमान में इसरो के जो डायरेक्टर है, इसरो के जो डायरेक्टर हैं और उन्होंने अभी वर्तमान में जो चंद्रयान 3 के अंदर अपनी महती भूमिका निभाई, आदित्य L1 उन्होंने भी प्रक्षेपित किया है। और गगनयान 2024-25 के अंदर मानव को लेकर के 400 किलोमीटर दूर तक जाकर के वापस उनको अंतरिक्ष से वापस ले जाने का जो कार्यक्रम अभी निर्धारित है ऑलरेडी पहले से, उसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं इसरो की, उनका नाम है एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ ने वर्तमान में अपनी जो एक पुस्तक थी, जो बायोग्राफी थी, लाइन्स दैट ड्रिंक द मूनलाइट, एक आत्मकथा लिखी थी। इसमें किस प्रकार के कुछ विवादित चीजें थी, कुछ अंश थे जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई थी और इन्होंने उस पुस्तक को वापस मंगवा लिया है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सोमनाथ इसरो के प्रमुख है, विशेषज्ञ हैं स्पेस इंजीनियरिंग के। करियर की शुरुआत उन्होंने पीएसएलवी को विकसित करने में करा था और वो मास्टर जाने जाते, विशेषज्ञ जाने जाते हैं जीएसएलवी और पीएसएलवी के। 11 सफल मिशनों में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। बात कर लेते हैं इसरो की। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई और इसरो की स्थापना करने वाले हमारे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था डॉक्टर साराभाई, विक्रम साराभाई। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और इसरो द्वारा जो प्रतीक्षित जो है गगनयान, चंद्रयान 3 हम ऑलरेडी पहले से कर दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश भारत बना जिसने वहां पे सफलतापूर्वक यहाँ पे लैंड अपना रोवर को करवाया। आदित्य L1 के बारे में हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके, जान चुके हैं कि वर्तमान में ये प्रक्षेपित किया जा चुका है और सूर्य के प्रभावों के बारे में ये क्या कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, जो जनमानस के लिए या आम जन के लिए भी काम आने वाले हैं अगले समय के लिए। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न जो है वो है 13वां प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे में सचिन तेंदुलकर के शतकों के रिकॉर्ड की क्या कर ली है, बराबरी कर ली है? हम सब किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और इसके अलावा जितने भी प्रकार के जो सोशल साइट्स हैं उनके माध्यम से सुनते रहते हैं कि अभी विराट कोहली का दूसरा नाम दे दिया गया, कौन सा, किंग कोहली। किंग कोहली के नाम से उनको पुकारा जाने लगा है। भारत के उम्दा प्लेयर हैं और इन्होंने अभी वर्तमान में यह कह सकते हैं कि कल जो है उनका जन्म दिवस भी मनाया गया और वो 35 साल के हुए और 35 वर्ष की वाले दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 नवंबर को अपने बर्थडे पर उन्होंने 49वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया और अभी तक वर्तमान में जो 49 शतक है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति भारत के ही लगा चुके थे, मास्टर ब्लास्टर के नाम से और भारत रत्न के नाम से जिनको जाना जाता। सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर के अंदर वनडे के अंदर 49 अपने 100 लगाए थे और उस रिकॉर्ड की बराबरी किसने कर ली है, विराट कोहली ने कर ली है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने वाले एकमात्र क्रिकेटर भारतीय कौन से हैं जिन्होंने 49 शतक लगाए हैं? तो इसका आंसर जाने वाला है, वो जाने वाला है विराट कोहली। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अगस्त 2008 के अंदर इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था और मात्र 15 साल के कैरियर के अंदर इन्होंने 49 शतक लगा लिए हैं और इनके कह सकते हैं इनकी जो औसत है, रनों का औसत है वो 50 प्लस है, जबकि सचिन तेंदुलकर का अंडर 50 था, जबकि ये 50 प्लस इनका हर एक मैच के अंदर औसत इनका आता है। वनडे के अंदर इन्होंने 49 शतक लगा चुके हैं। और अगर शतकों की बात करी जाए, डबल सेंचुरी की बात करी जाए किसमें, टेस्ट के अंदर, तो वो इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने 7 डबल सेंचुरी लगाने वाले इंडिया के प्रथम क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट के अंदर 7 जो है उन्होंने शतक लगाए हैं। ये बात भी अपने आप में अभूतपूर्व है। चलिए आज आप लोगों ने करंट अफेयर्स की सेशन के अंदर हम लोगों से इस डिस्कस के बारे में ऑलरेडी चीजें करी और फैक्ट्स के साथ में हमने बताया कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।